नमस्कार, आप सभी को बाल शिक्षा अकादमी में स्वागत है। मेरा नाम अमन कुमार और आज हम लोग पहुंचे हैं पॉलिटिकल का सबसे महत्वपूर्ण मॉक टेस्ट के साथ। आज हम लोग आए हैं पॉलिटिकल के सबसे महत्वपूर्ण मॉक टेस्ट के साथ और आज बहुत चुनिंदा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए हम लोग क्या करेंगे कि आज के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जो सिर्फ आपके लिए बनाया गया, आपके एग्जाम पॉइंट को रखते हुए इस क्वेश्चन को तैयार किया गया है, जो आगामी आने वाली परीक्षा है जिसमें अभी बिहार में सेकेंड फेज भर्ती, टीचर रिक्रूटमेंट की भर्ती शुरू होने वाली है। वहां पर भी यदि पॉलिटिकल से प्रश्न गिरते हैं तो इससे अनेक प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। यहां तक कि पश्चिम बंगाल बोर्ड के 12वीं कक्षाओं की विद्यार्थियों जो आर्ट्स स्ट्रीम लेकर पढ़ाई कर रहे हैं, उनका भी एग्जाम शुरू होने वाला है। मात्र 3 महीना बाकी है और अभी शायद उन लोगों का सेंटअप या प्री टेस्ट चल रहा है। वहां पर भी यह क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी यह प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो आप इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए। आज का जो क्वेश्चन है एकदम नया और मजेदार क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों के साथ हम लोग क्या करेंगे, आज का सेशन शुरू करेंगे। और यदि आपको प्रश्न अच्छा लगे, यदि आपको मेरा मेहनत अच्छा लगे, यदि आपको आज का क्वेश्चन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ चैनल को शेयर कीजिएगा और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा, क्योंकि अब जो चलने वाला जो सफर है ना, अब उस सफर पे हम लोग निकल चुके हैं, मेहनत की बागडोर थाम चुके हैं, सफलता की राह पर निकल पड़े हैं। आने वाले सारे संकटों को पार करते हुए अपनी सपनों को पूरा करेंगे। वो आसान हो चाहे वो कठिन हो, वो मन में एक सपना ठान लिए तो ठान लिए और आज उस सपनों को पूरा करने के लिए निकल पड़े हैं। और आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए और आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आज का सेशन हम लोग शुरू करेंगे। यदि प्रश्न आपको अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। तो आज हम लोग चलेंगे पॉलिटिकल साइंस की सबसे महत्वपूर्ण सेशन, आज का मॉक टेस्ट। और यहाँ पर अनेक ऐसे प्रश्नों को स्पष्टीकरण के साथ हम लोग सॉल्व करते हुए चलेंगे और जानते हुए चलेंगे और समझते हुए चलेंगे। तो आइए, आज का पहला क्वेश्चन हमारा शुरू होता है। और एक काम कीजिए, इस क्वेश्चन से शुरू होने से पहले आपका एक काम है कि आप भी अपना कॉपी और कलम लेकर बैठ जाइए और मेरे क्वेश्चन के जवाब देने से पहले आप भी आंसर दीजिए। इस तरह से आपका ये मॉक टेस्ट भी हो जाएगा और मिला भी लीजिएगा और अंत में कितना आता है कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आते हैं, सेशन शुरू करते हैं। यदि पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, हिंद स्वराज पुस्तक के रचनाकार कौन है? हिंद स्वराज पुस्तक के रचनाकार कौन है? ऑप्शन आपके पास यहाँ पर है कि जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, एम.के. गांधी, या एम.के. गांधी से तात्पर्य है आपका मोहनदास करमचंद गांधी। तो यहाँ पर कौन आपका सही आंसर है? क्या पूछा गया है? पुस्तक कौन सी पुस्तक? हिंद स्वराज पुस्तक के रचनाकार कौन है? यहाँ पर आपका ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, एम.के. गांधी। तो आज आप लोग बताइए और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपका अंक कितना आता है। मेरे जवाब देने से पहले आप अपने कॉपी में जवाब क्या कर लीजिए, चुन लीजिए और मिलाइएगा क्या होता है आंसर। तो हिंद स्वराज पुस्तक के रचनाकार है मोहनदास करमचंद गांधी। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन, विरोधियों की एकता तथा संग्राम किस सिद्धांत का है? विरोधियों की एकता तथा संग्राम किस सिद्धांत का है? देखिए भाईजान, क्या है कि विरोधियों की एकता और संग्राम किस सिद्धांत का मोटिव है, किस सिद्धांत का मोरल है? तो यह है मार्क्सवादियों का, उदारवादियों का या गांधीवादियों का। हम लोग तीनों पर क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। तो देखो, मार्क्सवादी विचारधारा का समर्थन करने वाले, मार्क्सवादी विचारधारा के जन्मदाता कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल हैं। वहीं गांधीवादी विचारधारा मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी जी हैं, जिन्होंने भारत में गांधीवादी विचारधारा को प्रज्वलित किया था, जिन्होंने भारत में गांधीवादी विचारधारा को जन्म दिया था। तो यहाँ पर प्रश्न यह कर रहा है कि विरोधियों की एकता तथा संग्राम किसका सिद्धांत है? ये चीज किसका सिद्धांत है? ये मोटिव किसका है? तो यह मोटिव है कार्ल मार्क्स का। ठीक है, मार्क्सवादी सिद्धांत है। ये मार्क्सवादियों का विचार सिद्धांत क्या था कि समाज में किसी प्रकार का कोई वर्ग नहीं, नो क्लास, नो स्टेट, सब कोई समान हो। ये मार्क्सवादी सिद्धांत था। मार्क्सवादी सिद्धांत यह था कि मेहनत करो और अपनी क्षमताओं के आधार पर, अपनी शक्ति के बल पर अपने उद्देश्यों को पूरा करो। ये मार्क्सवादियों का सिद्धांत था। मार्क्सवादियों के
नजर में ना ही अमीर और ना ही गरीब। ये पूंजीवाद का घोर विरोधी थे, पूंजीवाद का समर्थन नहीं करते थे। इनका मानना था कि यदि आपके पास धन है, अच्छी बात है, धन को रखो, लेकिन उस धन को गरीबों में भी लगाओ और समाज में समानता लाओ। इसलिए इनकी जो मार्क्सवादी अर्थात साम्यवादी विचारधारा कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल द्वारा है। तो इसका आंसर क्या होगा? विरोधियों की एकता तथा संग्राम किस सिद्धांत का है? तो ये मार्क्सवादी सिद्धांत का है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने कहा कि संसद एक खेल की वस्तु है? यह बोलने वाले कौन है? किसने कहा कि संसद एक खेल की वस्तु है? तो आप अपना आंसर अपने कॉपी में लिखते रहिएगा और यहाँ पर भी जवाब आपको मिलते रहेगा, मुसोलिनी। इसका आंसर क्या है? मुसोलिनी। तो किसने कहा कि संसद एक खेल की वस्तु है? तो मुसोलिनी ने। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का पहला राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहला राष्ट्रपति, हमारे सभी बच्चों को मालूम है कि भारत के पहले राष्ट्रपति, भारत के स्वतंत्रता के बाद बनने वाले राष्ट्रपति जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। कहाँ के रहने वाले थे? हमारे बिहार के रहने वाले थे। बिहार के रहने वाले थे, एक बिहारी थे और भारत के पहले नागरिक बने। कौन? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये बिहारी जो है ना, बिहार के हर निवासी, वो बिहारी जो पूरे राज्य में फैले हुए हैं, जिनकी मधुरता और जिनकी प्रेम की ललाट पूरे भारत को रंग दिया है, वह बिहारी थे। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब आते हैं नेक्स्ट। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? राज्यसभा में वर्तमान में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो हमें हमारे प्यारे बच्चों कितनी है? देखो 240 है कि 230 है कि 250 है कि 290 है? तो क्या है आंसर? अपना आंसर अपने खाता में जरूर लिखिएगा। इसका आंसर है 250। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। यदि आपको मेरा क्लास या मेरे द्वारा दिए गए कंटेंट यदि आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और कमेंट में जरूर बताएं कि आपका कितना अंक आ रहा है। नेक्स्ट आते हैं, पश्चिम बंगाल पंचायत अधिनियम कब पारित हुआ? पश्चिम बंगाल पंचायती अधिनियम कब पारित किया गया? देखो ऑप्शन दिया हुआ है 1971, 1973, 1974 या 1975। क्या क्वेश्चन है? पश्चिम बंगाल पंचायती अधिनियम कब पारित हुआ? पंचायत अधिनियम कब लागू हुआ? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके एग्जाम के व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पश्चिम बंगाल पंचायत अधिनियम कब पारित हुआ? ऑप्शन दिया हुआ है 1971, 1973, 1974। पश्चिम बंगाल पंचायत अधिनियम कब पारित हुआ? 1973 ईस्वी में इसको पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत समिति के सभा में अध्यक्षता कौन करता है? पंचायत समिति की सभा की अध्यक्षता करने वाले कौन है? यहाँ पर ऑप्शन ये सारे पद हैं, ठीक है, वीडियो है, सभापति है या प्रधान है। इनमें से कौन सा आंसर आपको उपयुक्त लगता है? जरूर बताएं। पंचायत समिति की सभा में अध्यक्षता कौन करता है? यहाँ पर आपका ऑप्शन है, वीडियो है, सभापति है, प्रधान है। यदि आपको सेशन अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आते हैं, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सभापति। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन दिया हुआ है कि वेस्टफालिया की संधि कब हस्ताक्षरित हुई? वेस्टफालिया की संधि पर कब साइन हुआ? और ये वेस्टफालिया की संधि क्या थी, इसको भी समझने का प्रयास करते हैं एकदम स्पष्टीकरण के साथ। हर प्रश्नों का उत्तर आपको यहाँ पर मिलेगा और एग्जाम के पॉइंट से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खासकर पश्चिम बंगाल के जो छात्र 12वीं कक्षा में है, जिनका सेंटर चल रहा है या जिनका फाइनल एग्जाम आने वाला है, उन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो वेस्टफालिया की संधि थी क्या? 1648 में, ठीक है। वेस्टफालिया की संधि कब हुई थी? 1648 ईस्वी में वेस्टफालिया की संधि हुई थी। 1648 में ये घटना है यूरोप की। यूरोप में क्या हुआ कि 1648 में वेस्टफालिया की शांति समझौता होती है। शांति समझौता पर साइन किया जाता है, जिससे यूरोप की चल रही 30 सालों की विनाशकारी संकट थम जाती है। इस संधि पर साइन होते ही पवित्र रोम साम्राज्य पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गया, वहां पर शांति आ गई और यूरोप में चल रहे विनाशकारी तांडव को, 30 सालों की विनाशकारी स्वरूप को इस संधि ने क्या कर दिया? एकदम थम कर दिया। इस संधि के द्वारा यूरोप में चल रहे 30 सालों के संग्राम को नष्ट कर दिया गया, रोक दिया गया और यूरोप के इतिहास को बदल दिया। ये वेस्टफालिया की संधि। तो समझ में आया वेस्टफालिया की संधि क्या थी? वेस्टफालिया की संधि एक शांति समझौता थी जो 1648 ईस्वी में हुई थी और इस शांति समझौता के द्वारा पवित्र रोमन साम्राज्य
में चारों तरफ शांति फैल गया, चारों तरफ शांति लाया गया और इसने यूरोप के विनाशकारी 30 सालों से चल रहे युद्ध को रोकने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। उपभोक्ता सुरक्षा कानून कब पारित हुआ? उपभोक्ता सुरक्षा कानून कब पारित हुआ? देखो आपके सामने ऑप्शन है 1985, 1986, 1987, 1988। अब देखो यहाँ प्यारे बच्चों, आपका एक और प्रश्न होगा कि सर ये इतना तो बता ही रहे हैं, ये बता दीजिए उपभोक्ता सुरक्षा कानून क्यों लाया गया था? ये आप कहीं किसी मार्केट में जाते हैं, किसी बड़े से दुकान से कुछ सामान खरीदते हैं और कुछ सामान खरीदने के बाद वो दुकानदार वाला आपके साथ चीटिंग करता है, आपको ठगता है, लूटता है या प्रिंट से ज्यादा अमाउंट आपसे लेता है, उस वस्तु के प्रिंट से ज्यादा आपसे अमाउंट लेता है, तब वहां पर ये उपभोक्ता सुरक्षा कानून आपके लिए काम करता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ या एक्ट जिसको कहते हैं, ठीक है, ये जो पारित हुआ था 1986 में पारित हुआ था। इस एक्ट में यह कहा गया कि यदि किसी भी कस्टमर को कोई भी दुकानदार ठगता है या प्रिंट से ज्यादा अमाउंट लेता है, किसी वस्तु का प्रिंट से ज्यादा अमाउंट लेता है, ठीक है, आप किसी दुकानदार के पास गए और दुकानदार वाले ने आपके साथ चीटिंग किया, ठीक है, आपको ठग लिया या प्रिंट से ज्यादा अमाउंट ले लिया, ठीक, या आपको एक अच्छा सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहा है पैसा लेने के बाद, या किसी वस्तु का मूल्य से एमआरपी से ज्यादा दाम ले रहा है, तो वहां पर आपको कौन सा कानून काम किया है? उपभोक्ता सुरक्षा कानून। इसके तहत कोई भी व्यक्ति, आप कोई भी दुकानदार आपको ठग नहीं सकता, आपको लूट नहीं सकता। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम पंचायत की काल अवधि कितनी है? मतलब ग्राम पंचायत के जो सदस्य होते हैं, मेंबर होते हैं, उनके काल अवधि कितनी होती है? ध्यान दीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। देखो बाबू, ग्राम पंचायत क्या है? तो ग्राम पंचायत स्थानीय प्रशासनिक व्यवस्था का एक सबसे महत्वपूर्ण अंग है और इसकी काल अवधि कितनी होती है? 5 वर्ष के लिए होती है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, कितनी होती है इसकी अवधि? 5 वर्ष के लिए होती है। अब आते हैं शून्यकाल। शून्यकाल का तात्पर्य किस समय से है? देखो बाबू, शून्यकाल होता क्या है इसको समझ लो। देखो, शून्यकाल हमारे संसदीय प्रणाली में सबसे महत्वपूर्ण समय होता है, ठीक है। हमारे संसद, जब हमारा संसद चलता है, उस संसद में यह जो समय होता है, यह सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। इस समय में तत्काल सामाजिक मुद्दाओं को उठाया जाता है। इसी समय को हम लोग क्या कहते हैं? शून्यकाल कहते हैं। यह शून्यकाल की समय अवधि क्या है? यह शून्यकाल का जो समय है 12 बजे, दोपहर 12 बजे से लेकर 1 बजे तक का समय जो होता है वो शून्यकाल कहलाता है। तो समझ में आया, शून्यकाल से तात्पर्य किस समय से है? तो शून्यकाल से तात्पर्य 12 बजे से लेकर 1 बजे तक है, जो दोपहर 12 बजे से शुरू होता है और 1 बजे तक। इसमें तत्कालीन सार्वजनिक मुद्दों को उठाया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट नंबर ऑफ वार्ड्स ऑफ कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में वार्डों की संख्या कितनी है? तो कितनी है आप आंसर जरूर दीजिएगा। 144 है कि 142 है कि 149 है? तो इसका आंसर होगा 144। अब आते हैं पश्चिम बंगाल का पहला पौर निगम कौन है? यहाँ पर पौर निगम से तात्पर्य क्या है बाबू? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से है। तो पश्चिम बंगाल का पहला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कौन है? तो पश्चिम बंगाल का पहला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कौन है? इसका ऑप्शन आपके सामने ये रहा। पहला ऑप्शन है कलकत्ता पौर निगम, दूसरा है चंदानगर पौर निगम, तीसरा है हावड़ा पौर निगम। तो आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कलकत्ता पौर निगम। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नौकरशाही। नौकरशाही कार्यपालिका का कैसा अंग है? नौकरशाही कार्यपालिका का कैसा अंग है? यहाँ पर यह प्रश्न पूछ रहा है कि नौकरशाही कार्यपालिका का कौन सा अंग है, ठीक है। तो नौकरशाही जो होते हैं ना, जब हम लोग संसद में देखते हैं नौकरशाही कार्यपालिका का अस्थायी सदस्य होता है। नौकरशाही क्या है? तो कार्यपालिका का अस्थायी सदस्य होता है, ठीक। इनको चुना नहीं जाता, ये इलेक्शन से नहीं आते बल्कि सिलेक्शन से आते हैं। इनका एग्जाम होता है और भारत का सबसे नंबर 1 एग्जाम यूपीएससी के द्वारा इनका ही चयन किया जाता है। तो यहाँ पर जो व्यक्ति आते हैं ये अस्थायी सदस्य होते हैं। इनका कार्यकाल भी लंबा होता है। ये इलेक्शन से नहीं आते बल्कि सिलेक्शन से आते हैं, ठीक है।
तो ये समझ में आया। ये किसके माध्यम से आते हैं बाबू? यूपीएससी के द्वारा जो एग्जाम लिया जाता है उसी के द्वारा इन व्यक्तियों को चुना जाता है। के तीनों अंग पूर्ण रूप से अलग और अलग अलग होकर क्या करें? कार्य करें। तो ऐसी नीति लाने वाले जो व्यक्ति थे वो किस देश से थे? तो वो थे यूएसए से थे, अमेरिका से थे। समझ में आया? तो शक्ति पृथ्वीकरण किस देश ने अपनाया था? तो यूएसए से। यदि आपका 15 क्वेश्चन में कितना आता है वो कमेंट में अवश्य बताएं। और यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो, मेरा कंटेंट पसंद आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट के साथ। यही उमंग और यही जोश के साथ पढ़ते रहिए और सफलता आपके कदम चूमेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जल्द ही आपको दूसरा मॉक टेस्ट उपलब्ध करवाएंगे।